हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गौरव सर एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम कल है। और अब आज जो है इसमें कुछ और टॉपिक जो हैं आपके पैडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर रह गए थे, तो मैंने सोचा उनको भी करवा ही लेते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की आपने अच्छी तैयारी की होगी और कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अच्छा करेंगे। आप लोग अपना अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, जितना भी जो है आपने अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, जितना भी आपने अपने टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ा है, वो सब कल एग्जाम के अंदर आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो आपको ऑल द बेस्ट। और अ, अच्छे से करना, रिलैक्स होके देना पेपर, और सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए एग्जाम के अंदर। जो चीज आती है वो अगर गलत हो जाए तो बाद में आपको पता है कितना ज्यादा बुरा लगता है। तो इसीलिए आप लोग सिली मिस्टेक करने से बचें। और जितना जल्दी मतलब कोशिश करें कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और उसके बारे में विचार करके और फिर उसका आंसर करें। और अटेम्प्ट्स कम से कम अच्छे रखें आपने, है ना। जब अटेम्प्ट अच्छे रखेंगे तो ही उम्मीद होगी, कम से कम 85 तक तो अटेम्प्ट करके ही आना। और ऐसा नहीं कि तुक्के वाले अटेम्प्ट, उसमें से 60 65 क्वेश्चन तक आपको मतलब श्योरिटी से करना है। उसके बाद हिट एंड ट्रायल, मतलब कह सकते हैं एलिमिनेशन बेसिस पर करना है। तो इतना आप करके आना, है ना। तो फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे इसके अंदर कुछ चीजें रह गई थी। तो जैसे आज हम बात करने वाले हैं स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन थ्योरी। इसको आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, नैमित्तिकवाद या क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो स्किनर जो थे, बीएफ स्किनर, इन्होंने अधिगम के सिद्धांत में बताया कि सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट के द्वारा बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से जल्दी जल्दी उसकी पुनरावृत्ति होते हैं। यानी कि स्किनर जो मानते थे कि पहले जो है उचित जो है रिस्पॉन्स पहले होता है और फिर उसका जो स्टिमुलस है वो बाद में होता है। इसलिए उनकी थ्योरी का नाम है आरएस। और वो जोर देते हैं उचित पुनर्बलन पर, क्योंकि उनका मानना है कि जब उचित पुनर्बलन मिलता है तो वो जो कार्य होता है उसकी पुनरावृत्ति जल्दी होती है, यानी कि उसके होने की जो गति है वो बढ़ जाती है। और उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था, और ये फेमस प्रयोग आप सबने पहले भी पढ़ा है। स्किनर ने 1930 के अंदर ये सफेद चूहे के ऊपर ये प्रयोग किया उन्होंने। उसके लिए ये बॉक्स, इस टाइप का ये बॉक्स बनाया जिसके अंदर चूहा था। और चूहा जो है जब लीवर को दबाता था तो उससे लीवर खुल जाता था। और इस लीवर को खुलने से जो है चूहे, भूखे चूहे को बॉक्स में बाहर से एक मतलब खाने का टुकड़ा आ जाता था। ठीक है। तो जैसे ही लीवर पर उसका पांव पड़ता तो खट की आवाज के साथ लीवर का वो एक तरह से वो जो ढक्कन है वो खुलता, वहां से खाने का टुकड़ा आ जाता है। इससे चूहा उसकी तरफ दौड़ता और उससे उसकी उसकी भूख मतलब एक तरह से खत्म होती। तो जितना, क्योंकि चूहा बहुत ज्यादा भूखा था, तो इसीलिए वो और तेजी से क्या करता है, हाथ पैर मारने की कोशिश करता है अपने, और लीवर को जल्दी से जल्दी प्रेस करने की कोशिश करता है। तो यही बात उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर भी कही, जितना ज्यादा वो भूखा होता है उतना ज्यादा वो अधिक सक्रिय रूप से काम करता है। तो भूख यहाँ पर उसके लिए प्रणोदक यानी कि एक तरह से ड्राइव का काम करती है। तो फ्रेंड्स, यही है। अब इस स्किनर के जो सिद्धांत है इसका शैक्षणिक महत्व क्या है, तो शैक्षणिक महत्व वही है कि इनका मानना है कि जो पाठ्य वस्तु है उसको हम छोटे छोटे पदों पर अगर बांट दें और उसके हिसाब से पढ़ाएं तो वो ज्यादा प्रभावकारी होता है। दूसरा, ये छात्र जो होते हैं उनके व्यवहार को वांछित दिशा, मतलब जो हम चाहते हैं उस दिशा में मोड़ने के लिए सहायता करता है शिक्षकों की। और सक्रिय अनुबंधन में जो पुनर्बलन है उस पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कि अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे दंड हो गया, पुरस्कार, परिणाम की जानकारी, ये सब पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। तो इसके अंदर कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें इंसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के महत्व पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें कि कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपने सबने पढ़ा हुआ है, कोहलर थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग। तो इस सिद्धांत को गैस्टार्डवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि गैस्टार्डवादी संप्रदाय जो था उसके जो उसके जो प्रमुख जो लोग थे वो कौन कौन से थे, वर्दिमर हो गया, कोहलर, कोफका, लेविन, ये सारे गैस्टार्डवादी कहलाते हैं। और इन्हीं में सबसे प्रमुख नाम आता है कोहलर का, जिन्होंने एक प्रयोग किया किसके, एक भूखे चिंपैंजी के ऊपर। ये फेमस चिंपैंजी का प्रयोग आपने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने एक कमरे के अंदर चिंपैंजी को छोड़ दिया, वहां पर कुछ खाली बक्से इस प्रकार से छोड़ दिए गए, और कुछ इस तरीके की एक जो रॉड्स थी वो भी जो छोड़ दी गई, जो रॉड्स आपस में
जुड़ सकती थी। तो जब चूहे को भूख लगी और केले को छत पर टांग दिया गया ऊपर, तो भूख लगी बंदर को, सॉरी, तो उसने अपना पहले तो उछल कूद करके खुद उसको प्राप्त करने की कोशिश की, और जब वो नहीं कर पाया तो तब उसके दिमाग में अचानक से एक प्लान बना, और उसने इन बक्सों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखना शुरू किया, और फाइनली अचानक से उसने क्या किया, इन छड़ों को जोड़कर लंबी छड़ बना ली और केले को प्राप्त कर लिया। तो इसी को हम थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग कहा जाता है। और इस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ होता है, तो अचानक से उसके दिमाग में कोई सूझ आती है और उससे वो समस्या का निदान निकाल लेता है। ठीक है। इसका शैक्षणिक महत्व क्या है? शैक्षणिक महत्व यह है कि बालकों के बौद्धिक जो विकास है उसके हेतु उनकी इंसाइट जो है उस बहुत सहायक होती है। अतः अधिक से अधिक कार्यों को करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए जाकि उन जिसमें कि वो अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करें। दूसरा, पाठ्यक्रम निर्माण में भी जो है इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है कि हम पाठ्यक्रम में इस प्रकार की चीजों को रखें जिसमें कि बालक अपनी सूझबूझ, अंतर्दृष्टि का प्रयोग करने का उसको मैक्सिमम मौका मिले, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सूझ सूझ का प्रयोग कर पाए, अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर पाए। और इसका जब ऐसा होगा तो उससे उसको उसका जो है वो और ज्यादा उसका अधिगम बढ़ेगा। कर्ट लेविन का एक सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान के आधार पर यह माना है कि अनुगम अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय दोनों कारकों का प्रयोग होता है, योगदान होता है। इसके बिना अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। इन दोनों कारकों का वर्णन इस प्रकार से किया जा रहा है। तो ये कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? शारीरिक एवं मानसिक दशाएं, बुद्धि हो गया, अनुशासन हो गया, पाठ्यक्रम की व्यवस्था, पर्यावरण कैसा है, वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, क्लास का इन्वायरमेंट, कक्षा का परिवेश, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, स्वस्थ प्रतियोगिता, अभ्यास एवं परिणाम पर बल, समूह अध्ययन यानी कि ग्रुप स्टडी, ध्यान, योग्यता और क्षमता। तो ये सारे ही ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अधिगम की को प्रभावित करते हैं, यानी कि उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं। विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता कौन होते हैं? तो लर्नर्स विद स्पेसिफिक नीड्स, तो इनको कहते हैं विकलांग बच्चे या डिसेबल्ड चाइल्ड, या अब उनको दिव्यांग बच्चे भी कहा जाता है। ठीक है। तो वर्तमान समय में उन्हें दिव्यांग बालकों के नाम से जाना जाता है। विकलांग बालकों से तात्पर्य उन बालकों से जो मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होते हैं। इस प्रकार के बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास की कमी होती है, यानी कि इनके अंदर ये सारे विकासों की कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार के बच्चे जो हैं वो डिसेबल्ड चाइल्ड कहलाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों में बेसिकली कौन कौन से होते हैं? ये दृष्टि बाधित हो सकते हैं, श्रवण बाधित हो सकते हैं, मूक बच्चे हो सकते हैं, हकलाने वाले। ये सारे बच्चे जो हैं वो असामान्य होते हैं, और इस कारण से इन्हें शिक्षा प्राप्त करने में, समायोजन करने में विशेष कठिनाई का अनुभव होता है। ठीक है। तो बेसिकली कोई भी ज्ञानेंद्रिय या अंग जो है वो अगर असामान्य है तो वो विकलांग, डिसेबल्ड में आता है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जो संस्थान है वो अपने कहाँ पर है? देहरादून के अंदर। नेक्स्ट, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की पहचान। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की पहचान यह है कि उनकी बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू है वो बहुत ज्यादा कम होता है और वे पढ़ाई में कमजोर होते हैं। ऐसे बच्चों का जो शैक्षिक उपलब्धि का निम्न स्तर होता है। ध्यान में उनकी एकाग्रता नहीं होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस करने की क्षमता में कमी होती है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका नहीं होता है। और मांसपेशियों के बीच में समन्वय की कमी होती है। ठीक है। ये सारी कमी इनके अंदर पाई जाती है। दृष्टि दोष युक्त भी कुछ छात्र होते हैं जो कि डिसेबल्ड चाइल्ड के अंदर आते हैं। दृष्टि दोष युक्त छात्रों में भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा दी जाती है। दृष्टि दोष युक्त छात्र सामान्य पुस्तक पढ़ने में अक्षम होते हैं, इसलिए ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो बेसिकली जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंदर जो कोशिश की जाती है कि जो इस प्रकार के बच्चे हैं उनको विशेष आवश्यकता के साथ सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, ताकि उनके अंदर एक अलगाववाद जो की भावना ना आए। ठीक है ना। और समावेशन उनका बाकी बच्चों के साथ हो पाए, और इसके लिए उनको ब्रेल लिपि में लिखी हुई पुस्तकों को दिया जाता है जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट है श्रवण दोष युक्त छात्र। शैक्षिक क्रियाकलापों अधिगम हेतु सुनने की क्रिया महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। जो विद्यार्थी की श्रवण संबंधी समस्याएं उनकी अधिगम की क्षमता को प्रभावित करती है। श्रवण दोष युक्त छात्रों की पहचान सरल है। इसके लिए
उनके व्यवहारों का अवलोकन करके उनके स्वास्थ्य की समय समय पर जांच होनी चाहिए। वाणी दोष युक्त छात्र, वाणी में दोष युक्त कुछ छात्र होते हैं, वो उनके क्या लक्षण होते हैं? तो बोलते समय वाणी में कठिनाई महसूस करना, अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण करना, बोलते समय एक एक करके बोलना या हकलाना, आवाज की का आवश्यकता से अधिक मोटा या पतला होना, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाना और बोलते समय कठिनाई का अनुभव करना। तो ये सारी जो है आपके इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान। किस प्रकार से हम जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं? शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए समायोजन एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षकों के सहानुभूतिपूर्ण रवैये की अपनाना चाहिए। तो शिक्षक उनके प्रति क्या नहीं होने चाहिए? पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होने चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण होने चाहिए। और शिक्षकों को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए सामान्य बालकों की तरह जो है व्यवस्था की जाए। यदि कोई बालक शारीरिक रूप से अपंग है और उसके लिए प्रवेश या बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए, तो कक्षा में उसके लिए विशेष प्रकार की कुर्सी मेज की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन उसका इस प्रकार से जैसे अगर खेल हो रहा है तो उसमें सामान्य बच्चों की तरह उसे खेल की अनुमति मिलनी चाहिए। दृष्टि दोष युक्त छात्रों को कक्षा में उपयुक्त स्थान पर बिठाया जाना चाहिए। दोषयुक्त जो वाणी है वाले बच्चे हैं उनको उचित मदद व सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अन्यथा वे हीन भावना का शिकार हो सकते हैं। उपरोक्त सभी समस्याओं की ओर अध्यापक तथा माता पिता का ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अधिगम अशक्तता या अधिगम की कठिनाइयां, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो कुछ छात्र जो हैं जिनको कई तरह की समस्याएं होती हैं, कौन कौन सी बेसिकली अधिगम अशक्तताएं होती हैं यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। इनमें सबसे पहले होता है अफेजिया। तो ये भाषा एवं संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में होने वाली कठिनाई है, इसको अफेजिया कहते हैं। इससे पीड़ित छात्र जो है मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, तो इसके एक्सप्रेशन में ये कठिनाई महसूस करता है, ये अफेजिया है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड डिसलेक्सिया। ये बहुत फेमस है, कई बार आता है। तो ये एक बहुत व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। ठीक है, तो इसके इसमें बेसिकली बी को डी पड़ेगा, सौ को वज और न्यूक्लियर अनक्लियर, इस प्रकार से जो है बच्चों मतलब अंतर कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है। इसी प्रकार के जो विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। तो बेसिकली पठन विकार। नेक्स्ट है अप्रैक्सिया। अप्रैक्सिया एक ऐसा सामाजिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन में सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि जो माइक्रो सेंसरी मोटर स्किल्स जिनको कहते हैं, जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना, इन सब में वह निपुण नहीं हो पाता है और इसमें सेरेब्रम जो है वो प्रभावित होता है, जो कि मस्तिष्क का क्या होता है? अगला भाग होता है। ठीक है, उसको सेरेब्रम कहते हैं। नेक्स्ट अलेक्सिया। अलेक्सिया मस्तिष्क के किसी भाग में क्षति हो जाने के कारण पढ़ने में जो अक्षमता होती है उसको अलेक्सिया कहते हैं। इससे शब्द अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट डिस्ग्राफिया। तो इस ये आप जानते हैं, ग्राफिया यानी कि ग्राफ यानी कि पढ़ने से संबंधित, सॉरी लिखने से संबंधित। तो ये लिखने से संबंधित अशक्तता है। इसमें बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है या उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है आपके पास डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया क्या होता है? इसमें बच्चे अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसे न्यूमलैक्सिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो कैलकुलिया से आप समझ पा रहे होंगे। और नेक्स्ट है डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया एक गंभीर डिप्रेशन वाली जो स्टेट है बच्चे की, उसको कहा जाता है गंभीर तनाव की अवस्था। डिसमॉर्फिया, मॉर्फिया से आपको समझ में आ रहा होगा, मॉर्फिन यानी कि कोई ऐसी चीज जो ड्रग होती है। तो मॉर्फिन में क्या होता है? बेसिकली मनोविकार जिसमें कि व्यक्ति को भ्रम हो जाता है और उसको कई तरह के भ्रम होते हैं, जैसे कि उसके अंग छोटे हैं या अपूर्ण हैं, इस तरीके के जो भ्रम है उसे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अधिगम का वक्र एवं पठार, लर्निंग कर्व्स और प्लेट्यू। ये क्या होती है? जब हम कोई नई बात सीखते हैं तब सीखने में लगातार उन्नति नहीं करते हैं। हमारी उन्नति कभी कम तथा कभी अधिक हो सकती है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता या किसी भी प्रकार की थकान, सिर दर्द या ज्ञान में कोई अवरोध। तो इसी के आधार पर जो है ये अलग अलग प्रकार के वक्र बनते हैं। जैसे पहला ये बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर ये पठार आ गया, फिर ये हो रहा है, फिर ये पठार आ गया। इस तरीके से सीखने की गति में जो है कभी कभी जो है इस तरीके के पठार या प्लेट्यू बनते हैं। अब ये कौन कौन से वक्र बनते हैं? पहला बनता है सरल रेखीय समान निष्पादन वक्र। तो इसमें सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं जितना प्रयास हो रहा है उस हिसाब से अधिगम हो रहा है। तो ये एक सीधी रेखा में बढ़ा है ग्राफ, क्योंकि दोनों बराबर जो है वो चल रहे हैं। दूसरा जो ग्राफ बनता है इसमें वो है हास्य निष्पादन उन्नोत्तर ऋणात्मक कॉन्वेक्स कर्व।
तो इसमें प्रारंभ में जो गति तीव्र होती है लेकिन बाद में मंद होती है। ये इस तरीके से ये देख सकते हैं आप कि प्रारंभ में गति तीव्र है लेकिन धीरे धीरे ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी कि स्लो हो जाती है सीखने की गति। जो लोकप्रिय वक्र है यह कला जैसे विषयों में यानी ह्यूमैनिटीज में ये बनता है। नेक्स्ट है धनात्मक वर्धमान ननुत्तर या कॉन्वेक वक्र, कॉनकेव सॉरी। तो कॉनकेव जो वक्र है वो किसमें बनता है? इसमें प्रारंभ में तो स्लो गति होती है लेकिन बाद में सीखने की गति तीव्र हो जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कर्व पहले स्लो है लेकिन धीरे धीरे सीधे ऊपर चढ़ गया। तो इस प्रकार का कर्व बनता है। यह साइंस व गणित के जो विषय होते हैं उनमें देखा जाता है। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड कर्व यानी एस टाइप वक्र जिसको कहते हैं अवग्रहास। प्रारंभ में गति तीव्र फिर धीमी और फिर तेज, इस तरीके से ये होता है। इस कारण से वक्र जो है उसमें भी पहले कमी फिर बढ़ोतरी फिर कमी, इस तरीके से एस टाइप वक्र इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये वक्र जो है इनको क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं? तो पूर्वानुभव, पूर्व के क्या अनुभव है वो करते हैं, अभ्यास सरल से कठिन की ओर, कौशल, उत्साह एवं रुचि, ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। पठार का हम निराकरण कैसे कर सकते हैं? यानी कि जो प्लेट्यू अगर आ गया है यानी कि सीखने में प्रगति नहीं हो पा रही है तो उसके लिए क्या निराकरण हो सकता है? सीखने के समय का वितरण बदला जा सकता है, उत्साह के साथ सीखना, पाठ्य सामग्री का संगठन चेंज करना पड़ेगा, शिक्षण विधियों में परिवर्तन हो सकता है, प्रेरणा या उद्दीपन में परिवर्तन हो सकता है, विश्राम थोड़ा मतलब रेस्ट लिया जा सकता है या अच्छी आदतों को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए अधिगम का स्थानांतरण, दैट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कई प्रकार से होता है। पहला होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दैट इज धनात्मक सकारात्मक। तो इसमें क्या होता है? नया ज्ञान जब पुराने ज्ञान में सीखने में मदद करे तो इसे धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि जब हम पहले कोई चीज सीखी है और उसके नई चीज सीखने में हमें और ज्यादा हेल्प मिलती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी सीखने के बाद का जो हिंदी का ज्ञान है वो संस्कृत सीखने में हमें थोड़ा उपयोगी होता है। अगर हमें हिंदी ऑलरेडी आती है तो संस्कृत उतनी मुश्किल नहीं है ना। उसी प्रकार से जैसे कि हमें बाइक साइकिल अगर आती है तो हमें बाइक सीखने में उतनी दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट देखिए ऋणात्मक या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसमें जो नया काम है वो पुराने में रिकॉर्ड पैदा करता है। जैसे कि अंग्रेजी की गिनती सीखने में हिंदी की गिनती जो है वो रुकावट पैदा करती है। एंड जीरो ट्रांसफर में कोई भी पुराना जो सीखा हुआ ज्ञान है और नए ज्ञान में कोई कनेक्शन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया, इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना यानी लर्निंग। जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है और इसके द्वारा जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं? यह सार्वभौमिक होता है यानी कि हर जगह एक प्रकार से एक जैसा ही होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, अधिगम परिवर्तन का माध्यम है और अनुकूलन है, यानी कि किस प्रकार से हम आपको अपने आप को ढाल सकते हैं वह है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। ठीक है, इसके क्या क्या माध्यम होते हैं? दो प्रकार के माध्यम बेसिकली होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल, फॉर्मल लर्निंग जो हम फॉर्मली कहीं पर जाकर करते हैं, दैट इज औपचारिक माध्यम। और यहाँ पर हम कहाँ कहाँ जाते हैं? पाठ्य पुस्तकों में, खेल के माध्यम से, पुस्तकालय और सह शैक्षिक जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अनौपचारिक या इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो हम कहीं पर भी सीख सकते हैं, परिवार में, अपने खेल ग्रुप में, अपने समाज में, अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से, अपने छोटों से, किसी से भी सीख सकते हैं। तो इनसे इनसे होता है। और बेसिकली इसमें जो रूढ़ियां होती हैं समाज की वो भी शामिल होती हैं, जो नियम चले आ रहे हैं तो वो चीजें हम लर्न कर लेते हैं, है ना। तो वो इनफॉर्मल लर्निंग होती है। नेक्स्ट देखिए अधिगम की अवधारणाएं। अधिगम की अवधारणाओं में निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत। तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? इसमें जो बेसिकली वही सिद्धांत आते हैं जो कि आपके उद्दीपन और अनुक्रिया से रिलेटेड होते हैं, है ना, जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स से रिलेटेड होते हैं। जिसमें कि थॉर्नडाइक जो है उनका एक प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, ट्राई ट्राई एंड एरर मेथड, है ना। इसको SR थ्योरी भी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, संयोजनवाद भी कहा जाता है, अधिगम का बंद सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इयन थॉर्नडाइक जो है उन्होंने बेसिकली एक प्रयोग किया था, वो था भूखी बिल्ली के ऊपर। बिल्ली को उन्होंने भूखा रखकर कुछ टाइम तक पिंजरे के अंदर बंद करके उसको एक बॉक्स बना दिया।
और वहां पर बाहर उसके एक मछली का टुकड़ा लगा दिया। और जब जो बिल्ली थी वो अंदर पंजा मार के लीवर को प्रेस करती थी तो उससे दरवाजा खुल जाता था और बाहर आके वो मछली का टुकड़ा खा लेती थी। तो इस तरीके से अंदर जब उसने अनेक प्रकार के प्रयास वो लगातार करती गई, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये अंदर बिल्ली है और ये लीवर है, इसको प्रेस करने से ये खुल जाएगा और बाहर आके वो यहाँ पर रखी हुई जो चीज है उसको खा लेगी। तो यहाँ पर ये मछली का टुकड़ा जो बाहर रखा उसको खा लेगी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि शुरुआत में उसने कहीं गलत प्रयास किए तो उसका पैर कभी इधर पड़े, कभी इधर, कभी इधर। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रैक्टिस जो है वो बढ़ते चले गए, तो यहाँ पर कम टाइम में ही वो इसको प्रेस करने लग गई। और फाइनली एक टाइम ऐसा है जब उसने एक बार में ही सीधा इसको प्रेस करके फट बाहर आके तुरंत से मछली का टुकड़ा ले लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे ये पता चला, इससे ये प्रूफ हो गया कि जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। अब वुमेन भी हो सकता है, आप जो नारीवादी हो कहेंगे वुमेन क्यों नहीं हुआ, तो प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट कह सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ये है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज के लिए प्रयास करते जाते हैं, हम उस चीज में उतना ज्यादा निपुण होते चले जाते हैं और एक टाइम बाद हम उसमें क्या बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कि हम उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त प्रयोग में ये था कि जो चालक था वो भूख थी, लक्ष्य क्या था, मछली को प्राप्त करना, बाधा क्या थी, पिंजरे के बंद बंद था, उल्टे सीधे प्रयत्न जो किए गए खोलने को, वो पिंजरे को काट कर बाहर निकलने के प्रयास थे। फिर संयोग और सफलता, ये क्या था, अचानक से जब लीवर प्रेस हुआ और दरवाजा खुल गया तो ये संयोग था और सफलता उससे मिली। और उसके बाद सही प्रयत्न का चुनाव, दरवाजा खोलने का तरीका उसने सीख लिया। और स्थिरता क्या थी कि उसने दरवाजा खोलना परमानेंट सीख लिया। तो इसी को क्या कहते हैं कि उसने ज्ञान को स्थिर कर लिया। नेक्स्ट देखिए, तो थॉर्नडाइक ने ये चीज एक्सपेरिमेंट में बोली, साथ के साथ उसने पुनर्बलन पर जोर देते हुए 3 नियम दिए, आप जानते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये कहता है कि हमको हमेशा ज्ञान को सीखने के लिए पहले बच्चे को तत्पर करना पड़ेगा तभी सीखेगा, अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करवाना पड़ेगा, और इफेक्ट यानी कि जो इंटरेस्ट जिसमें पैदा होगा उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट, वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव एंड वाटसन। तो बेसिकली पावलोव जो है उन्होंने भी एक प्रयोग कर दिया है कुत्ते के ऊपर। आप जानते हैं उन्होंने कुत्ते की जो लार ग्रंथि थी उसका ऑपरेशन कर दिया था और उसको एक नली से जोड़ दिया था। और इस नली से जो कुत्ते का जितना भी लार आएगा उस नली से और परख नली में जाकर एकत्रित होगा, जिससे कि वो उसको कैलकुलेट कर पाते थे कि कितना लार आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इस थ्योरी के अंदर बेसिकली ये किया था, पहले चरण में उन्होंने एक भोजन को रखा और भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आया, लार आया। तो बेसिकली हुआ क्या, जो स्वाभाविक उत्तेजक था, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यूसीएस, ये भोजन था। और इसको देख के स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, रिस्पॉन्स हुआ, जिस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर दूसरे चरण में जब उन्होंने क्या किया, इस भोजन से पहले एक घंटी बजाना शुरू किया। तो जब उन्होंने भोजन से पहले घंटी बजाई तो उसका लार टपकना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो घंटी बजाना था ये क्या था, एक अस्वाभाविक उत्तेजक यानी कि कंडीशनिंग स्टिमुलस था। तीसरे चरण में उन्होंने भोजन को हटा दिया, जो अनकंडीशनिंग था, स्वाभाविक उत्तेजक उद्दीपक, उसको हटा दिया, केवल घंटी बजाई और देखा कि जैसे ही घंटी बज रही है कुत्ते के मुंह में लार खुद ब खुद आना शुरू हो गई। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर लंबे समय तक अस्वाभाविक उद्दीपन तथा स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाए तो जो व्यक्ति होता है उसका अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स देने लग जाता है। इसी को उन्होंने अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जाना, ठीक है। नेक्स्ट है वाटसन का प्रयोग। तो ये एक प्रयोग किया और इसी ऐसे ही सिमिलर प्रयोग वाटसन ने किया अपने 11 माह के पुत्र एल्बर्ट पर, ठीक है। तो एल्बर्ट एक खरगोश के साथ खेलता था, उसके खरगोश के बाल बहुत सॉफ्ट थे। अब उसने क्या किया कि जैसे ही वो खरगोश को टच करता था उससे पहले वो एक डरावनी आवाज निकालने लग गया, ठीक है। जब भी वो खरगोश को टच करता उससे पहले वो डरावनी आवाज निकालता। इससे क्या हुआ कि वो जो भय की अनुक्रिया थी, भय का जो रिस्पॉन्स था, वो बच्चे के साथ जुड़ गया और अगली बार से अब वो जो है इस तरीके से हुआ कि अगर वो खरगोश को देख भी ले तो उसे खरगोश को देखकर डर लगने लग गया, क्योंकि भय की जो अनुक्रिया है वो उसके साथ अनुबंधित हो गई यानी कि जुड़ गई, ठीक है। तो आगे उसने और जब ये प्रयोग बढ़ाया तो उसने देखा कि बच्चा खरगोश से ही नहीं बल्कि ऐसी सभी चीजों से डरने लग गया जिनके खरगोश की तरह बाल होते हैं, ठीक है। तो यही बच्चे का माइंड सेट को परखने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसके शैक्षिक महत्व तो ये है
इस स्वभाव के निर्माण में ये सहायक है कि बच्चे में किस प्रकार से भय, प्रेम, घृणा के भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। अभिवृत्तियों के विकास में सहायक है और मानसिक संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार इससे किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिपक्वता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हम जानते हैं और समाज में रहकर ही वह अपना सतत विकास कर सकता है, ये हम जानते हैं। सामाजिककरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल और शील गुणों को अर्जित करते हैं, जो उन्हें समाज और समूह के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने योग्य बनाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होते हैं उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती है? उच्च स्तरीय सामाजिक व्यवहार उनके अंदर पाया जाता है। सामाजिक हित के बारे में वो सोचते हैं, यानी कि समाज के सामूहिक हित के बारे में वो हमेशा सोचते हैं और उनके सामाजिक कल्याण ही उनका मुख्य मतलब उद्देश्य होता है। तीसरा, निष्पक्षता। उनके व्यवहार में एक निष्पक्षता होती है। नेक्स्ट, गंभीरता। सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होते हैं वे गंभीर चिंतनशील होते हैं और परंतु उनमें उत्साह और आशावाद की कमी नहीं होती है। यानी गंभीर होने का मतलब ये नहीं कि वो पैसिमिस्टिक होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? ऑप्टिमिस्टिक होंगे। नेक्स्ट, परिपक्वता के क्या लक्षण हैं? तो जीन प्रभाव का योग। परिपक्वता एक आत्म सीमित जीवन चक्र में संचालित जीन प्रभावों का शुद्ध योग है। यह आनुवंशिकता पर आधारित होता है। स्वचालित प्रक्रिया है। परिपक्वता दैहिक, शारीरिक और मानसिक भेदभाव तथा एकीकरण की एक स्वचालित प्रक्रिया है। विकास की पूर्णता। परिपक्वता विकास को पूरा करने और सामाजिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास के समेकन का एक चरण है और यह क्या करती है? भीतर से संशोधन करती है, सीखने की स्थिति बनाती है। परिपक्वता के क्या क्या कारक हैं? फैक्टर्स। तो इसमें कारक क्या है? अधिग्रहण है, अवधारणा और स्मरण, ये इसके कुछ अंतर्निहित कारक हैं। कौशल सीखने के लिए जो है वो परिपक्वता का आवश्यक है। परिपक्वता और शारीरिक फिटनेस, यानी कि शरीर का फिट होना भी जरूरी है। अगर बच्चे में किसी प्रकार की बीमारी है, कमी है, तो वो भी सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है और परिपक्वता में कमी लाती है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया गया है, इसके प्रतिपादक हैं दुर्खिम। मैं और मुझे का सिद्धांत, आई मी सेल्फ का सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? मीड के द्वारा। स्वदर्पण का सिद्धांत, सेल्फ मिरर थ्योरी दी गई है कूले के द्वारा। सामाजिक जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया एल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया गया लेव बाइकोत्स्की के द्वारा। ये कुछ थ्योरीज है, इनका नाम याद रखना। परिपक्वता के शैक्षिक निहितार्थ क्या है? परिपक्वता और सीखने की भूमिका माता पिता या शिक्षक को यह जानने में मदद करती है कि प्रशिक्षण कब और कैसे शुरू करना है। दिए जाने वाले ज्ञान का स्तर क्या है, मतलब उसको जानने में सहायक है। भविष्य के बारे में यह अनुमान लगाता है। समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है परिवार व आस पड़ोस। समाज में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में काम करती है। सार्वजनिक जो पुस्तकालय हैं उनमें सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कहलाती है, क्योंकि निष्क्रिय इसलिए कि वहां पर जाके हमें खुद रीड करना होता है, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है। कक्षा में बाल केंद्रित एवं प्रजातांत्रिक उपागम सामग्री समाजीकरण को बढ़ावा देती है। यानी जब हम चाइल्ड सेंटर और डेमोक्रेटिक जो उपागम यानी कि अप्रोच रखते हैं, उपागम का मतलब है अप्रोच। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच का क्या मतलब होता है क्लास के अंदर? कि हम बच्चों को का कितना सहभागिता उनकी सुनिश्चित करते हैं किसी भी काम के अंदर, विद्यालय के किसी भी कार्य के अंदर, न केवल पठन पाठन और सभी कामों में कितनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन, और वही डेमोक्रेटिक उपागम कहलाता है। ठीक है। और बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर ये अनिवार्य माना जाता है। नेक्स्ट, शिक्षकों में छात्रों के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए टीचर्स का? तो इसमें बेसिकली हम जानते हैं कि शिक्षा ऐसी एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक धर्म, दर्शन, सामाजिक मूल्य आदि सभी का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसके 3 तत्व होते हैं, कौन कौन से? स्टूडेंट होता है, टीचर होता है और पाठ्य वस्तु यानी कि करिकुलम होता है। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रभुत्ववादी होता है, लोकतांत्रिक होता है और मुक्त्यात्मक यानी स्वतंत्र हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। यदि कक्षा शिक्षक की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि अध्यापक व छात्रों के बीच ये अंतःक्रिया का माध्यम होता है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन इसका लक्ष्य होता है। विकास अंदर से बाहर तक होता है। कौशल रूपी कला को तकनीकों एवं रणनीतियों के द्वारा वैज्ञानिक रूप देने का काम शिक्षण करता है। यह एक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया जिसमें शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार के संप्रेषण होते हैं। शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। यह उपचार व निदान की प्रक्रिया है। पुनर्बलन एवं शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षण
में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा ज्ञान के सामान्यीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण व अधिगम में क्या अंतर आता है? तो अधिगम जो है वो शिक्षण प्रक्रिया का प्रतिफल है, यानी कि एक रिजल्ट है, और शिक्षण जो है वो एक प्रक्रिया है। शिक्षण एवं अनुदेशन दोनों का कार्य अधिगम को प्रभावित करता है तथा अर्थात शिक्षण में अधिगम निहित होता है ऑलरेडी। ठीक है, अधिगम का अर्थ है क्रियाएं एवं अनुभव। शिक्षण भी अधिगम क्रियाओं एवं अनुभवों के आधार पर होता है। शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण एक विधि है जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण कक्षा के नियंत्रित वातावरण में होता है। शिक्षा की जो प्रक्रिया अनजाने में भी जारी रह सकती है, लेकिन शिक्षण औपचारिक रूप से सोच समझकर की जाने वाली प्रक्रिया। समझ गए? यानी शिक्षा तो आपको कहीं पर भी किसी भी चीज से मिल सकती है। सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो उससे भी आपको शिक्षा मिल सकती है, लेकिन जो शिक्षण होता है उसके लिए आपको औपचारिक रूप से ही एक निश्चित तैयारी के साथ जो है करना, वो करने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, एक सफल और प्रभावी शिक्षक के क्या गुण हो सकते हैं? एक सफल और प्रभावी शिक्षक को हम 3 भागों में बांटते हैं। व्यावसायिक उसकी दक्षता होती है, व्यक्तिगत संबंधी उसके गुण होते हैं, और मानवीय गुण उसके अंदर होते हैं। यानी कि प्रोफेशनल स्किल, जिसमें कि उसको ऑब्जेक्टिव्स का अपना नॉलेज होता है, उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोयोगात्मक पक्ष सभी देखे जाते हैं। विषय पर अधिकार होता है, छात्रों को का ज्ञान उसको होता है, मतलब उस छात्रों का ज्ञान का मतलब छात्र की जो इंटरेस्ट है, उनके पर्सनालिटी, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन सभी का ज्ञान होता है। शिक्षण विधियां एवं रणनीतियों का उसके नॉलेज होता है। समसामयिक घटनाओं का उसे ज्ञान होता है, यानी करंट अफेयर्स से भी वो अच्छी तरीके से परिचित होता है, यानी कि वर्तमान में क्या चल रहा है, अगर आप उससे परिचित नहीं होंगे तो आप ज्यादा अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, और कम से कम 3 भाषाओं पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, एक तो अपनी रीजनल लैंग्वेज, दूसरा अंग्रेजी, और तीसरा हिंदी। ठीक है ना? प्रभावी अनुदेशन क्षमता उसकी होनी चाहिए, अनुसंधान एवं प्रयोग का उसके अंदर कौशल होना चाहिए। उसके अंदर एक सर्जनात्मक एवं बुद्धिमत्ता यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए, विषय में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना, और मूल्यांकन की योग्यता। पर्सनालिटी भी के गुण हमने कल भी डिस्कस कर लिए थे कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, समायोजन की क्षमता होनी चाहिए, आकर्षक उसको होना चाहिए। आकर्षक इन द सेंस ऐसा नहीं कि हीरो की तरह होना चाहिए, मतलब उसके व्यक्तित्व आकर्षित होना चाहिए। संयम एवं धैर्य होना चाहिए, खुला दिमाग होना चाहिए, यानी ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए, हास्य भाव यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर गुड होना चाहिए। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ये एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात याद रखना। अगर एक टीचर का गुड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो तो वो डम्ब होता है, और तब बच्चे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। सिंपैथेटिक होना चाहिए, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसके अंदर होना चाहिए। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये हम बात कर चुके हैं। शिक्षक के क्या कार्य होते हैं? तो शिक्षक के कार्य होते हैं छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना, शिक्षण एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं कार्यक्रमों की घोषणा करना, विभिन्न शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यक्रमों को संगठित करना, व्यावसायिक कार्य करना, छात्रों पर निगरानी मार्गदर्शन करना, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, रिकॉर्ड तैयार करना, और सूचना देना। जन समुदाय जो होता है, यानी कि जो कम्युनिटी होती है, उनके साथ भी समन्वय स्थापित करना, ताकि बच्चे बच्चे के विकास के बारे में उनसे जानकारी ली जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा डिस्कशन, और इसी के साथ जो है आपकी एलटी की जो तैयारी वो पूरी हुई। और फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मैं जितना भी मैं कोशिश की उतना बता पाया हूँ। अब कल के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो अगर निकलेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और इसी के साथ धन्यवाद, गुड नाइट।